लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, लिखेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन मीन्स transactions having long term effect, transaction having long term effect, that is more than one accounting period, more than वन अकाउंटिंग पीरियड। समझना, अंडरलाइन कर लेना लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर। देखिएगा, मेरा बिजनेस का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मेरे बिजनेस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब आप समझिएगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनरली हम अगर बात करते हैं, आपने एक बिल्डिंग परचेज की है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। मुझे बताइए, क्या वो बिजनेस केवल एक बिल्डिंग एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी? सर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन अकाउंटिंग, बिल्कुल। इसी तरह से मान लीजिए आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी? तो जाहिर सी बात है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम आएगी। लेकिन अब जरा मुझे बताना, मान लीजिए मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, क्या वो रॉ मटेरियल मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड काम आएगा या वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाएगा? सर उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाएगा। और बात करते हैं, मैंने अपने लेबर को वेजेस दी, बताइए वेजेस जो दे रहा हूं, क्या वो एक साथ उसे एक साल से ज्यादा की वेजेस दे रहा हूं, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा या वो उस पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा होगा? पर्टिकुलर पीरियड का। तो यानी मेरी बात को समझना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब है फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लिखें, इट इंक्लूड्स ए capital expenditure और बी कैपिटल रिसीट्स। ये लीजिए, मैंने उन ट्रांजैक्शंस को जो कि मेरे बिजनेस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेंगे, मैंने उन्हें फिर दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक को मैंने नाम दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक को मैंने नाम दिया कैपिटल रिसीट्स। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन means transactions having short term effect, that is
वन अकाउंटिंग पीरियड। लीजिएगा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया जिन ट्रांजैक्शंस का शॉर्ट टर्म इफेक्ट मेरे बिजनेस पर पड़ने वाला है। यानी अगर मैं दूसरी शब्दों में, दूसरे टर्म्स में डिफाइन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होंगे, उन सभी ट्रांजैक्शंस को मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलूंगा। इट इंक्लूड्स a revenue expenditures, or b revenue receipts। ये लीजिए, तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन आपको दोनों पॉइंट की समझा दी कि अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, या कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, समरी तौर पर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक अपना इफेक्ट डालेगा तो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल ट्रांजैक्शन। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक अपना इफेक्ट डालेगा तो हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। बताइए, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? बिल्कुल। यस सर। आइए यस सर। अब हम आगे बढ़ें पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो अब हम सबसे पहले अपना डिस्कशन करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हमने दोनों तरह के एक्सपेंडिचर पर बात करनी है, इसके एग्जाम्पल, क्वेश्चन सब कुछ करने हैं। आफ्टर दैट हम इसी तरह की कैटेगरी रिसीट्स को लेकर बनाएंगे कि कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स। आइए ये बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए, अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर बात करूं तो अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो क्या लिखोगे? लिखो, इट इज एन एक्सपेंडिचर it is an expenditure which provide benefits to the entity for several future years. Several future years. ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको फ्यूचर के कई सालों तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और फॉर several accounting periods.
लीजिए, बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख दी। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको कई अकाउंटिंग ईयर्स तक मिलने वाला है, कई अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है, हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर involving purchase of assets generally capital expenditure involving purchase of assets, comma, expenditures incurred on asset due to which asset is capable to generate benefits for more than 1 year। जनरल भाषा में आप यही बात करते हैं हर बार। मैं फिर भी आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखना, उस खर्चे का बेनिफिट आपको 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा या मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। सबसे बेसिक और सिंपल तरीका है किसी भी क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करने का कि वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है या वो आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। बताइए, लिख लिया क्या ये पॉइंट? यस सर। आइए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं जिनसे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। रूल्स, रूल नंबर 1 लिखेंगे, expenditure incurred for acquiring long-term assets, long-term asset for बिजनेस यूज। लीजिए, कोई भी ऐसी खर्चे जो आपने किसी भी लॉन्ग टर्म असेट को एक्वायर करने के लिए किए हैं, लॉन्ग टर्म असेट को ही हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने किसी असेट को एक्वायर करने के लिए किया है, वो सारा का सारा खर्चा आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। रूल 2, लिखेंगे when expenditure is incurred to increase earning capacity, to increase the earning capacity of business। लीजिएगा, कोई भी ऐसा खर्चा जिसको करने की वजह से आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज होगा, वो सभी खर्चे क्या माने जाएंगे, आपके कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। क्या कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? ओवरहॉलिंग ऑफ मशीनरी। ओवरहॉलिंग चार्जेस ऑफ मशीन। और देखिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। देखो क्या था कि है ना, आपका एक फैक्ट्री थी, ये लीजिए, ये आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री बहुत दूर लगी हुई है। हाँ जी, अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है ना, आप जब उसको मार्केट तक पहुंचाते हो तो आपका बहुत सारा खर्चा लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ये फैक्ट्री बहुत दूर एरिया में है और यहां से आपको इस मार्केट तक जाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। अब जानते हो, जितने आपके खर्चे बढ़ेंगे उतनी आपकी अर्निंग्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपने क्या किया, इस फैक्ट्री को शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। शिफ्ट कर देंगे हम इसको, शिफ्ट टू अदर प्लेस, which is near to market। बताइए, क्या अगर आप अपनी फैक्ट्री को नियर टू मार्केट शिफ्ट करते हैं तो ऐसा करने की वजह से क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। यस सर। क्या इस पूरी की पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग को शिफ्ट करने में बहुत सारा खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? खर्चा वन टाइम होगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलने वाला है। तो इस शिफ्टिंग खर्चे को हम क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। इस शिफ्टिंग के खर्चे को हम क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्यों? खर्चा एक बार कर दिया मैंने, आप समझ रहे हो, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा मुझे। एक बार अगर मैं अपनी फैक्ट्री को और सही प्लेस पर शिफ्ट कर गया तो इसकी वजह से फ्यूचर में मुझे इसका कई सालों तक क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और देखो, एक और एग्जांपल पर बात करते हैं। इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा अपोजिट कर देता हूं। ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर एरिया में, बैकवर्ड एरिया में सिचुएटेड है। मुझे इस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना होता है।
सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। अब मैं क्या कर सोच रहा हूं कि यार इस फैक्ट्री को इस सप्लायर की फैक्ट्री के आसपास ही शिफ्ट कर लेते हैं ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। जानते हो खर्चा कम होना भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो आपने अपनी फैक्ट्री को बिल्कुल पास में गोडाउन ले लें, डबल खर्चा हो जाएगा अर्शित। अगर इसके पास में गोडाउन ले लूंगा तो पहले तो गोडाउन का खर्चा और फिर गोडाउन से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। क्या ऐसा काम करोगे आप? नो सर। आप मान लो, चलो लो सप्लायर के पास में आपने गोडाउन किराए पर ले लिया, ओ लो ये लो। अब सुनना हर्षित, किसने बोला था? हाँ हर्षित, अब सोचो पहले तो यहां से गोडाउन में जाने का खर्चा होगा आपका, होगा कि नहीं होगा? फिर गोडाउन का रेंट दोगे, गोडाउन में माल को सेफ रखने के लिए सेफ्टी मेजरमेंट कॉस्ट लगाओगे, और फिर आपकी फैक्ट्री तो अभी भी दूर है, तो फिर इस गोडाउन से वापस माल ले जाओगे। तो आपको नहीं लगता आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया? डबल खर्चा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं क्या करूंगा, मैं गोडाउन नहीं लूंगा, मैं कोशिश करता हूं ये इवेल्युएट करने की क्या मैं अपनी फैक्ट्री को ही शिफ्ट कर सकता हूं क्या। हाँ अगर मैं शिफ्ट कर सकता हूं तो एक बार मेरे खर्चे जरूर लगेंगे शिफ्टिंग के। शिफ्ट कर दिया तो शिफ्टिंग के खर्चे तो लगेंगे, लेकिन जानते हो इस शिफ्टिंग के खर्चे का लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा मुझे, क्योंकि अब मुझे जो रॉ मटेरियल है वो कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो शिफ्टिंग मैं कर रहा हूं ये बेसिकली मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ऐसा खर्चा भी कैपिटल नेचर खर्चा माना जाएगा। बताइए दोनों बातें क्लियर हैं? पहला एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट या लॉन्ग टर्म असेट, और दूसरा अगर हम कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वो खर्चा भी कैपिटल नेचर खर्चा बन जाएगा। आइए रूल नंबर 3। सर हाँ जी बोलो। जैसे आपने बोला कि अपन फैक्ट्री को पास में ले जाए रॉ मटेरियल सप्लायर के पास, हाँ जी। तो फिर सर ऐसे तो सर फिर मार्केट भी दूर हो जाएगा। और नहीं नहीं देखो हम सारी चीजें देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम एक ऐसा प्लेस ढूंढना चाहेंगे जहां पर हमारी इसकी कॉस्ट और उधर मार्केटिंग की कॉस्ट दोनों कॉस्ट इफेक्टिव हो। डिसीजन केवल एक पर्पज से नहीं लिया जाता। आप समझो, अगर मान लो मैं रॉ मटेरियल के पास लाता हूं लेकिन मार्केट दूर हो गया तो मे भी पॉसिबल कि मेरे को ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मुझे हर बात सोचनी पड़ेगी तभी मैं शिफ्टिंग का डिसीजन लूंगा। मैं तो अभी ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो शिफ्टिंग का खर्चा किस कैटेगरी में जाएगा। आप समझ रहे हो? अभी अपन ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि शिफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपन डिस्कशन किस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर अपन ने शिफ्टिंग करी तो शिफ्टिंग का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर शिफ्टिंग का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा तो क्या वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बोलो क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ मैं सारी बातों को देख के इवेल्युएट करता हूं। बिल्कुल। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। Any expenses incurred before the commencement of business before the commencement of business। देखिएगा बहुत सिंपल सी मैं बात करता हूं। मान लीजिए मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन जानते हो बिजनेस स्टार्ट
करने से पहले कई तरह के खर्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ किसी भी प्रकार के मुझे ब्रोकरेज वगैरह पे करनी है, या अगर मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स को बनाने के जो खर्चे होंगे, प्रोस्पेक्टस के खर्चे, मैं जब इन्हीं को आप क्या नाम भी देते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हो, पता है। यानी ऐसे खर्चे जो बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले किए जाएंगे। ध्यान से सुनना, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले किए जाएंगे, वो सारे खर्चे भी क्या माने जाते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। आप यहां लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, एक्सपेंसेस ऑन ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के केस में अगर हम मेमोरेंडम बनवाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है, वापस से बताओ, बिल्कुल देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। चलो इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल से बात करते हैं। देखो, ये है मिस्टर ए, सुनना बहुत ध्यान से। मिस्टर ए के दिमाग में एक विचार आया, ये इनकी एक सोच है। क्या सोच आई, स्टार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में रात को एक बात आई कि यार मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना है, क्या अगले दिन से बिजनेस चालू हो जाएगा क्या? नो सर। नो सर। बिजनेस को नो सर। स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अच्छा चलो जरा मुझे थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताओ। मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस को करने से पहले आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके रेस्पेक्ट में रिसर्च करवाओगे या नहीं करवाओगे? यस सर। क्या अपन ऐसे ही चालू कर देंगे, बोले अच्छा यार कल तो भगवान कृष्ण आए थे सपने में और भगवान कृष्ण ने बोला, बोले बेटा तथास्तु, जा और जी ले अपनी जिंदगी, और मैंने अगले दिन सुबह से ही बिजनेस चालू कर दिया? ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे रिसर्च करवानी पड़ेगी, जानते हो मुझे लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा, बिल्कुल मार्केट कंडीशन वही रिसर्च आ गई। लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर मैं कंपनी बनाता हूं, पढ़ा होगा ना आपने 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स, सुना है कभी इनका नाम? यस सर। सुना है। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस बनवाते हो, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाते हो, तो खर्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस सर। लगेंगे। मान लीजिए आपने कुछ इन कामों को करने के लिए पर्सन अपॉइंट किया, उसे कुछ ब्रोकरेज दी, बताओ ब्रोकरेज या कमीशन का खर्चा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मेरी बात समझना, मेरा कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस के कमेंस होने के लिए आपको करना पड़ रहा है या कमेंस होने से पहले करना पड़ रहा है, उन सभी खर्चों को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उन सभी खर्चों को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बताओ क्या ये बात समझ आ गई? यस सर।
आवाज बड़ी धीरे आई गरिमा। यस सर, आगे सर। हाँ, ये हुई ना देखो जोश वाली बात। अरे अभी तो जवान हो आप लोग, अभी से ऐसे हारो मत, आवाज बुलंद रखो। तो बताओ रूल नंबर 1 क्या हुआ, जल्दी से रिवाइज करो। रूल नंबर 1, एक्वायरिंग ऑफ एनी फिक्स्ड असेट या लॉन्ग टर्म असेट। रूल नंबर 2, कोई भी खर्चा जो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तीसरा, कोई भी खर्चा जो मैंने अपने बिजनेस को कमेंस करने से पहले किया है वो खर्चा भी रूल नंबर 3 की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। आओ रूल नंबर 4 आइएगा। रूल नंबर 4, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन या इम्प्रूवमेंट इन फिक्स्ड असेट एक्सटेंशन या इम्प्रूवमेंट इन फिक्स्ड असेट ड्यू टू विच अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। हालांकि ये पहले ही आ गया, अगर मान लीजिए मैंने अपनी एसेट में कोई एक्सटेंशन किया है। अच्छा जी, समझना ये क्या था, मैंने है ना एक क्लासरूम बनवा रखा है। इस क्लासरूम में कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स के बैठने की। 50 स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ कि मेरे पढ़ाने की वजह से मेरी गुडविल बढ़ने लगी। अब गुडविल बढ़ी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े। तो मैंने क्या किया, इस रूम को एक्सटेंड करवा दिया। यहां रूम को एक्सटेंड करवा दिया यहां तक। बताओ क्या इस एक्सटेंशन की वजह से मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट जनरेट होगा? यस सर। क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा बैठ पाएंगे, एक ही बैच लगेगा लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो अगर मैंने अपनी किसी भी फिक्स असेट में इस प्रकार का इंप्रूवमेंट या एक्सटेंशन किया है जिसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो सारे के सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। बताइए क्या ये चारों रूल क्लियर हैं? बिल्कुल। रिपेयर देखिएगा, मैं इस पे चर्चा करूंगा। रिपेयर दो तरह के होते हैं। बेसिकली रिपेयर होता है असेट को मेंटेन रखने के लिए, तो वो खर्चा रेवेन्यू में जाता है, क्योंकि रिपेयर करवाने की वजह से मेरे बेनिफिट इंक्रीज नहीं हो रहे। हाँ, अगर रिपेयर की वजह से बेनिफिट इंक्रीज होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सटेंशन। रिपेयर पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल हर एक बात पर। जनरली रिपेयर करवाने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ड्यू टू द रिपेयर आप अपनी असेट को प्रिजर्व रखते हो, यानी आप उसको मेंटेन रखने का प्रयास करते हो, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करते हो। तो अभी हमारा रूल क्या है, एक्सटेंशन होना चाहिए। यानी मेरी बात समझ आ रही है कि अगर उस खर्चे को करने की वजह से असेट का एक्सटेंशन होगा तो हम ये बोलेंगे कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो बताइए क्या चारों रूल अब क्लियर हैं बिल्कुल सबको? रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म बिजनेस का इफेक्ट।
रूल नंबर 2 अर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना, रूल नंबर 3 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले के खर्चे, और रूल नंबर 4 एक्सटेंशन या इंप्रूवमेंट के खर्चे। तो मैं इस आधार पर ये सोच पाऊंगा कि ये खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा है या नहीं है। कल हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे, ढूंढना सीखेंगे कि हमें जो खर्चा दिया गया है क्या वो इन रूल्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। इनमें से किसी भी रूल को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाएगा। ठीक है।